नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ज़्यादा ढंग से चल रही होगी। आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा जल्द होने वाला है। तो इस समय मैं एक मास्टर क्लास आप सभी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गहन चर्चा के बाद और गहन अध्ययन के बाद मैं एक क्लास डिज़ाइन करके आप सबके सामने लाया हूँ। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आपकी, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि इससे आपके टोटल जितना भी आपका सिलेबस गिवन है सब कुछ आपका कवर हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट का। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो और कोई पीडीएफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे आपके कि कितने तरीके के आपके डिजास्टर होते हैं। देन हम लोग जाएंगे आपके योकोहामा सम्मेलन जो आपका था, उसके बाद आपका संदेही फ्रेमवर्क देखेंगे। फिर जो आपका आगामी संधि जो होने वाली है वैश्विक स्तर पर, उसके बारे में बात करेंगे। मौजूदा जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जो आपके आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 सूत्र है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देन CDRI के बारे में जानेंगे। उसके बाद G20 का जो आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क है। उसके बाद जो आपका वित्तीय मैकेनिज्म है, वित्तीय व्यवस्था जो आपकी है, जैसे कि NDRF और SDRF में पैसे किस तरीके से आपके आवंटन होते हैं। फिर 16वें वित्त आयोग ने आपके क्या कहा है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड और कितना फंड दिया है। उसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और उसके बाद SDRF जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये अधिनियम, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। फिर इसके बाद हम लोग आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं जो कि आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, और लास्ट में आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप देख रहे हैं एग्जाम मोड यूपी चैनल। तो आइए से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिक बातें कि डिजास्टर जो आपका होता है, आपदा होती है, ये आपकी दो तरीके की होती है। एक आपकी नेचुरल होती है और दूसरी आपकी होती है मैन मेड। ठीक है, तो नेचुरल आपकी जो होती है, इसमें एग्जाम्पल आपके आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, अर्थ भूकंप आ गया, बाढ़ आ जाना, साइक्लोन या फिर चक्रवात, सूखा पड़ना, सुनामी आना, लैंडस्लाइड या फिर भूस्खलन होना, और फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना, हीट वेव जैसे कि गर्म हवाएं जो चलती हैं आपकी, ये लू वगैरह, ये सभी आपके नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल है। और आपके जो मानव निर्मित आपके डिजास्टर हैं, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। इसमें है आपके जैसे इंडस्ट्री में कोई आपका ब्लास्ट वगैरह हो गया या फिर कोई केमिकल रिलीज हो गया, केमिकल का रसायन आपका। नेचुरल और न्यूक्लियर डिजास्टर, जो न्यूक्लियर डिजास्टर है, ये भी आपकी किस में आता है, मैन मेड डिजास्टर में आता है। फायर एक्सीडेंट, ब्रिज गिर जाना, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं, तेलों का आपका रिसाव हो जाता है, ऑयल स्पिल, स्टैम्पीड या फिर भगदड़, टेररिज्म अटैक, आतंकवाद, ये सारी चीज़ें आपकी कौन सी हैं, मैन मेड डिजास्टर हैं, जो कि मानव के द्वारा आपकी बनाई गई हैं। और नेचुरल है जो आपकी, ये मैंने आपको बता दी। होपफुली इसके बीच में डिस्टिंक्शन क्या था, डिफरेंस क्या था, ये आपको पता होगा और आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से ये बेसिक बात हो गई, अब आगे चलते हैं अपने। पहला अगर मैं आपसे बात करूँ, पहले हम लोग वैश्विक स्तर पर बात करेंगे, फिर भारत पे लौट के आएंगे। वैश्विक स्तर पर पहली आपकी कौन सी आपका सम्मेलन था जो आपके आपदा प्रबंधन से रिलेटेड था। अगर ये पूछा जाए तो आपको उसमें टिक करके आना है, योकोहामा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, 1994 में। कहाँ पर हुआ था, जापान में हुआ था। जापान में इसकी पहल करी गई। विश्व आपका प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये आपके UN के द्वारा कहाँ पर आपका कॉन्फ्रेंस करी गई, जापान में करी गई। ये पहली कॉन्फ्रेंस थी आपकी किससे रिलेटेड, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड। इसके महत्व तो ये था आपका कि पहले दुनिया आपकी जब कोई आपदा आ जाती थी तो उसके आने के बाद राहत बचाव कार्य करती थी, लेकिन इस सम्मेलन के बाद ये पहल करी गई कि आपदा की रोकथाम, उसको रोकथाम करने के लिए, उसके समन करने के लिए, मतलब कि किस तरीके से तैयारी करी जाए ताकि फ्यूचर में ऐसे आपके आपदाएं ना आए। ठीक है, इन सब की तैयारी पे बल दिया जाने लगा। पहले किस पे दिया जाता था कि आपदा होने के बाद आपका किस तरीके से मेजरमेंट लेने हैं, लेकिन अब थोड़ा चेंजमेंट लाया गया आपके इस सम्मेलन के बाद। इसके प्रमुख आपके परिणाम थे जो आपको याद रखने एग्जाम में पूछा जा सकता है कि योकोहामा रणनीति, एक आपका योकोहामा स्ट्रेटजी आई थी सेफर वर्ल्ड के लिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सतत विकास के जो आपके लक्ष्य हैं वो इसमें आपके इंक्लूड करेंगे। उसके साथ ही साथ स्थानीय स्तर की जिम्मेदारी भी इसमें आपकी तय करेगी।
तो तीनों बातें आपकी प्रमुख परिणाम आपके किसके योकोहामा सम्मेलन से निकल के आए थे। बस ये 3 सिद्धांत है जो आपको याद रखनी है। योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर सेफर वर्ल्ड ये पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण की पहली वैश्विक रणनीति, रोकथाम, तैयारी, समन और संवेदनशील कम करने के लिए सिद्धांत दिए गए थे। ये आपको याद रखना है। एक तरीके से सेफर वर्ल्ड के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाई गई कि रोकथाम के लिए हमको, आपदा प्रबंधन के रोकथाम के लिए हमें कार्य करना है। ये योकोहामा स्ट्रैटेजी फॉर सेफर वर्ल्ड कहलाती है। उसके बाद अगर हम पूछूं आपसे, इस तरीके से आपके 2005 में एक सम्मेलन होता है और 2015 में एक सम्मेलन होता है। 2005 का जो आपका सम्मेलन होता है ये ह्योगो जापान, ये भी आपके जापान में होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी योकोहामा भी जापान में है और ह्योगो जो है वो भी आपके जापान में है। ये सम्मेलन 2005 में हुआ था आपदा प्रबंधन से रिलेटेड वैश्विक स्तर पर, जो कि आपके यूएन के द्वारा घोषित किया गया था, आयोजित किया गया था। फिर तृतीय आपका विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन, ये सेंदाई जापान में था, ये 2015 में हुआ था। इससे रिलेटेड आपको थोड़ा जानना है, ये पूछ सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट है। 2015 में आपके हुआ था सेंदाई जापान में, सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसका नाम है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा आप। 2015 से 30 तक के लिए या फिर 15 साल की अवधि के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क या फिर इसके कुछ आपके नियमावली तैयार करी गई थी, जो कि आपके आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे 15 साल के लाई गई थी। यूएन इसका आयोजक था। तृतीय संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन की आपकी संधि थी, ये याद रखना है। ह्योगो फ्रेमवर्क कब चला? 2005 से 10 चला है। इसकी 4 प्राथमिकताएं थी जो दिमाग में रखनी है आपको। आपदा जोखिम को समझना और आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना और प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु तैयारी बढ़ाना। ये चारों बिल्कुल बेसिक चीज़ें लिखी गई हैं। जोखिम को पहले समझिए, उसके बाद शासन में उसकी प्रणाली को मजबूत करिए और निवेश करिए कि आगे चल के आपको ऐसी आपदा ना झेलनी पड़े, और प्रभावी प्रतिक्रिया आप दीजिए, अभी दीजिए और जब कभी आने फ्यूचर में आने के लिए उसको रोकने के लिए भी प्रतिक्रिया, दोनों तरीके की प्रतिक्रिया सरकारों को देनी है। तो ये चारों आपकी प्राथमिकताएं थी जो कि आपके तय करी गई किससे? सेंदाई फ्रेमवर्क के द्वारा। और सेंदाई फ्रेमवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये याद रखना है कि सेंदाई फ्रेमवर्क में ही आपका एक नारा निकल के आया था, बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर, इसको इसी नाम से याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन करके आपदा के बाद किस तरीके से आप लोग और अच्छी तैयारी करते हैं ताकि आप फिर से खड़े हो सके अपने पैरों पर। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है बिल्ड बैक बेटर। ये किस में आपका? ये आपका सेंदाई फ्रेमवर्क में आया था। सेंदाई सम्मेलन में आपका ये नारा निकल के आया था। नारे का नाम क्या है आपका? बिल्ड बैक बेटर। होपफुली आपको ये समझ आएगा। तो सेंदाई फ्रेमवर्क हमने कर लिया। अब एक फ्यूचर के, अब जितनी भी आपके सम्मेलन हुए हैं, ये किसी भी देश पे बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है मतलब कि अगर वो चाहें तो इसके जो आपके फैसले थे इसको अमल में ला सकते हैं, या फिर चाहें तो उसे ये छोड़ सकते हैं। लेकिन अब वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपकी एक बात करी जा रही है कि ऐसी ट्रीटी हो जो कि आपकी बाइंडिंग हो या फिर बाध्यकारी हो देशों पर, ताकि उनके देश में अगर आपदाएं आएँ तो ये चीज़ें वो ज़रूर करें। इसके लिए यूएन ने दिसंबर 2024 में महासभा जो यूएन की है उसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि तैयार करी जाएगी। 2024 से तैयार हो रही है और 2027 तक लक्ष्य है कि इसे पूरा कर देना है आपका, ठीक है। तो ये आपकी पहली वास्तविक वैश्विक बाध्यकारी संधि होगी। किससे रिलेटेड? आपके आपदा से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर, ठीक है। याद रखिएगा कि 2027 तक ये तैयार हो सकती है। ये ईयर याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और यूएन के द्वारा बनाई जा रही है। तो ये हो गया वैश्विक लेवल की बातें। और मौजूदा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय आपकी संधियां हैं जो विभिन्न तरीके के आपके आपदा होते हैं उससे रिलेटेड आपका फाइट करने के लिए बनाई गई है। एक आपको टैम्पेयर कन्वेंशन याद रखना है, 1998 हुआ था। टैम्पेयर कन्वेंशन जो आपका 1998 हुआ था, इसमें क्या कहा गया था कि दो विभिन्न देश हैं, अगर दो विभिन्न देश हैं, किसी भी एक देश को अगर ये जानकारी है कि ये आपदा आने वाली है किसी अन्य देश में, सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू, किसी और चीज़ के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे देश को वो जितनी भी जानकारी है वो साझा करेगा वाया टेलीफोन, दूरसंचार के संसाधनों के थ्रू वो साझा करेगा। एक तरीके से ये मानव को बचाने करने की बात करी गई थी। तो टैम्पेरे एग्रीमेंट आपका इस चीज़ में था, टैम्पेरे कन्वेंशन 1998 वाला
इस चीज़ से आपका रिलेट करता था। होपफुली आपको ये दिमाग में रखना है। अगली जो आपकी एक है मैरीटाइम ट्रीटी। मैरीटाइम ट्रीटी आपको याद रखनी है सार, मतलब कि सर्च एंड रेस्क्यू कन्वेंशन। यह संधि देशों को समुद्र में संकटग्रस्त लोगों को खोज और बचाव के लिए लाई गई है। मान के चलिए कभी साइक्लोन आ जाए जिसकी वजह से बाढ़ आ जाए और बाढ़ में बहुत सारे लोग आपके बह जाएं, तो उसके ऊपर आपकी सर्च एंड रेस्क्यू कन्वेंशन एक ट्रीटी लाई गई है, संधि तैयार करी गई थी, जिसमें रेस्क्यू फिर सहायता के लिए आपकी ये संधि लाई गई थी कि विभिन्न देश मिलकर सहायता करेंगे और यह बाध्य ट्रीटी है आपकी। और परमाणु दुर्घटना संबंधी संधि आपकी लाई गई थी। कब लाई गई थी? जब चेरनोबिल आपका परमाणु दुर्घटना हुई थी, उसके बाद आगे ऐसी दुर्घटना आपकी ना हो, इससे बचने के लिए और इससे फाइट करने के लिए आपकी परमाणु दुर्घटना संबंधी संधि एक लाई गई थी। इसका क्या नाम है? कन्वेंशन ऑन अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट अगर होने वाला है तो जल्दी से जल्दी सूचना अपने देशवासियों को देना, शहरवासियों को देना कि हाँ ऐसा अटैक अब होने वाला है, क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए। तो इन सब की जानकारी आपके इस ट्रीटी के थ्रू तय करेगी कि दिया जाएगा। फिर कुछ भारत ने बायलैटरल एग्रीमेंट या फिर द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं, जैसे कि नेपाल के साथ, उसी के साथ साथ ही आपके बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ, जितने भी हमारे आपके पड़ोसी मित्र हैं, देश हैं, इन सभी के साथ भारत ने यह द्विपक्षीय समझौता कर रखा है कि अगर कभी भी आपके क्या आता है, अगर कोई आपदा आती है तो हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। ये द्विपक्षीय एग्रीमेंट है आपके, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत नेपाल के बीच बाढ़ प्रबंधन या राहत एवं बचाव सहयोग संबंधी समझौता करे गए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी बात थी, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड डिस्कशन हमने कर लिया है। अब चलते हैं अपने देश की ओर वापस। तो हाल ही में आपका जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड ये लेटेस्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय आपके कौन कौन से दिए हैं जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। ये सिर्फ आप एक बार सुन लीजिए, दिमाग में रखिएगा, जब ऑप्शन आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग एलिमिनेट कर देंगे। जन केंद्रित दृष्टिकोण, एक तरीके से मानवों को बचाने का दृष्टिकोण होना चाहिए, ह्यूमन फर्स्ट की अप्रोच कि हमें मानव को बचाना है। तकनीक का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, कब? आपके आपदा प्रबंधन के समय। सभी स्तरों की तैयारी, केंद्र, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हर लेवल के स्तरों की तैयारी आपकी पूरी मजबूत होनी चाहिए। संस्थागत क्षमता का निर्माण, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जितनी भी संस्थाएं बनी हैं आपकी रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन के, उन सब पे मजबूती लाने की बात करी गई। फिर समुदाय की भागीदारी, जितने भी आपके एनजीओ हैं और विभिन्न समुदाय हैं वो आगे बढ़ चढ़कर आए, आपदा प्रबंधन में योगदान दें। तो ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। और जो छठी बात है, जोखिम की पहचान और न्यूनीकरण, जोखिम की पहचान करना और साथ ही साथ उसको कम करने की बात करी गई है। और बेहतर समन्वय, केंद्र, राज्य और विभिन्न जितने भी जिले हैं सबके बीच में समन्वय बेहतर हो ताकि आपदा से आसानी से आपके लड़ा जा सके। आपदा को अवसर में बदलने के एक तरीके से हिमायत आपको करी गई है। बिल्ड बैक बेटर का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, जो पिछले आपके स्लाइड्स में बताया था, होपफुली आपको याद होगा। इसके सिद्धांत के काम करने की बात करी गई है कि आपदा के बाद हमको उसमें अवसर निकालना है, किस तरीके से हम लोग उससे लड़ सकते हैं और आगे और ज़्यादा उन्नत कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना है और वैश्विक सहयोग की बात करी गई है। तो ये 10 सूत्रीय आपका जो आपदा प्रबंधन के 10 पॉइंट्स थे जो प्रधानमंत्री ने दिए थे आपके, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बस एक बार आँख मूंद के अगर आप सुनेंगे इसको फिर से, तो आपका 100% आपके पेपर में आएगा, तो आप लोग सही करके आएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। फिर इसी तरीके से CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजालिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत की जो आपकी पहल थी, जापान के साथ मिलके वैश्विक स्तर पे हमने एक आपका क्या बनाई, संस्थान बनाया आपका CDRI के नाम से। ये क्या करता है आपका CDRI? एक वैश्विक मंच है जो देशों को आपदा प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल अवसंरचना का निर्माण के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिक, नीति और वित्तीय समाधान उपलब्ध कराता है। एक तरीके से इंस्टीट्यूशन है जो आने वाला जो आपदा है उससे रिलेटेड रिसर्च करना, उसके रिलेटेड बेटर प्लान करना और फंड इकट्ठा करना। किसी भी देश में आएगा तो वो लोग फंड आपका वहाँ से ट्रांसफ़र करा जा सकता है। इन सभी के लिए एक आपका इंस्टीट्यूशन या फिर संस्थान बनाया गया, जिसकी स्थापना 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ था, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट जो हुआ था,
उसमें आपके ये लॉन्च करा गया था। भारत और जापान के मिलकर लॉन्च किया था और भारत इसका क्या था, अग्रणी राज्य था आपका। मुख्यालय इसका है आपका नई दिल्ली भारत में, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अब विभिन्न देश, कई देश आपके इसमें शामिल हो गए हैं। ये चीज़ याद रखना है। वर्तमान में इसमें आपके 30 से ज़्यादा देश हैं, एशियाई, अफ्रीकी, यूरोप, अमेरिकी, प्रशांत महासागर क्षेत्र के आपके देश इसमें शामिल हैं। प्रमुख फोकस इसका रहता है भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी आदि के प्रति अवसंरचना क्रिएट करना, जलवायु परिवर्तन अनुकूल में सतत अवसंरचना रखना, और क्रिटिकल महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं हैं उसकी सुरक्षा करना, तकनीकी डेटा प्रोवाइड करना और वित्तीय सहायता करना और जोखिम बीमा को बढ़ावा देना। ये संस्था का आपका काम है। CDRI कब बनी थी? 2019 में बनी थी। आएगा तो आप लोग इसे सही करके आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे हम चलते हैं G20 में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आपके कि GDP केंद्रित हमको सरकार नहीं चलानी है, बल्कि आपके मानव केंद्रित सरकार चलानी है। इससे आपके G20 में पहली बार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करी गई कि डिजास्टर जो है उसको रिस्क को कम करने की बात आपकी करी गई। एक आपका वर्किंग ग्रुप बनाया गया, ठीक है, जिसको कहा गया है DRRWG, इसी नाम से याद रखना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। G20 की आपकी पहल थी, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन के बाद ये बनी थी। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही दे देगा कि ये संस्था आपसे किससे रिलेट करती है, तो G20 से रिलेट करती है। इसका महत्व आपका है, G20 में पहली बार आपके जोखिम, जो आपके जितने भी आपदाएं आती हैं उसको कम करने की बात आपकी करी गई। उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने की बात करी गई। ज्ञान तकनीक जो भी विभिन्न देशों के पास है वो G20 के सारे सदस्य एक दूसरे को आपको साझा करेंगे और एक तरीके से आपका क्या करेंगे, वैश्विक स्तर पर सहयोग देने की बात इसमें करी गई। याद रखना है G20 में कौन सा आया था, DRRWG। होपफुली आपका ये हो गया होगा और आपको याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में हमने G20 की अध्यक्षता भी करी थी, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये जरूर पूछ लिया जाए। अच्छा, इसी के स्तर पे अगर हम देखा जाए तो हमने अपने जितने भी हमारे पड़ोसी मित्र देश हैं या फिर हो सकता है आपके और विभिन्न देश हैं, डिजास्टर के वक्त में हमने डिजास्टर डिप्लोमेसी, भारत ने आपदा कूटनीति बहुत अच्छे से निभाई है। जैसे कि नेपाल भूकंप आया था 2015 में, उसमें भारत ने आपकी क्या करा था, बहुत मदद करी थी आपकी नेपाल की। तो जितने भी आपकी ऑपरेशंस हुए हैं भारत के द्वारा, ठीक है, कब, आपदा प्रबंधन के लिए, ये नाम है आपको याद रखने हैं। नेपाल में जो भूकंप आया था उसका नाम क्या था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये पूछा जा सकता है। उसी तरीके से तुर्की में जो आपका भूकंप आया था 2023 में, इसमें ऑपरेशन दोस्त नाम से हमने आपका ऑपरेशन चलाया था। NDRF की टीमें वहाँ पर गई थी आपके तुर्की में, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन हुआ था 2024 में, तो उसके लिए भी हमने आपकी सहायता और राहत सहयोग किया था। और इसी तरीके से देखा जाए म्यांमार में भी आपकी जो आपदा आई थी उसके रिलेटेड भी हमने अपना रेस्क्यू मिशन भेजा था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में याद रखनी है और रिवाइज करते रहना है। ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनके आप ऑपरेशन याद कर लीजिए, बाकी चीज़ मैं यहाँ कवर करा दूंगा। फिर फंडिंग मैकेनिज्म पे आते हैं कि राष्ट्रीय अगर आपदा आती है तो उसका जो प्रबंधन होता है, उसका एक तरीके से वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय व्यवस्था क्या है, किस तरीके से पैसा आपका वितरण होता है, पैसा कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें जानना जो बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। मुख्य वित्तीय संरचना जो आपकी है, मान के चलिए आपके क्या होता है कि रिस्पॉन्स फंड या फिर त्वरित राहत हेतु, जैसे कि एक आपको चलिए बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो उन सभी चीज़ के लिए बचने के लिए पहले से सरकार फंड देती है। आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फंड बनाती हैं, जिसमें अगर देखा जाए कि केंद्र का जो रुपया होता है अगर वो राज्य को जा रहा है तो 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन अगर हो रहा है तो उसमें से 75 जो रुपये हैं ये आपका कौन देगा, केंद्र सरकार देगा, और 25 रुपये जो आपका है वो राज्य सरकार को मिला के आपके फंड को इकट्ठा करना पड़ेगा। और 90% जो आपका फंड होता है, जैसे कि 100 रुपये में से 90 रुपये आपके जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं, इसमें सरकार 90 रुपये योगदान देती है और 10 रुपये का योगदान आपकी राज्य सरकार को खुद करना पड़ता है। ठीक है, तो 90% और 75% का इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका उपयोग जो आपका है अधिसूचित जो आपदाएं हैं इससे निपटने के लिए सरकारें कर सकती हैं। ठीक है, और 10% अगर आपके कोई स्थानीय आपकी कोई आपदा आ गई है
उससे रिलेटेड फंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मान के चलिए 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, तो उसका 10% यानी कि 10 करोड़ रुपए वो लोग उस चीज़ में भी आपके जितने भी आपके स्थानीय आपदाएं आती हैं इससे निपटने के लिए विभिन्न राज्य कर सकते हैं। फिर आपका एनडीआरएफ संस्था होती है, इसी में एनडीआरएफ होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जिसमें क्या होता है गंभीर प्रकृति की जितने भी आपके आपदाएं आती हैं इसमें आपका एक तरीके से रिलीफ फंड या फिर पैसा इकट्ठा कोष बनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उसी तरीके से राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसको एसडीआरएफ कहते हैं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई। फिर जब यहाँ पर से आपका एक मैंने आपको बताया त्वरित राहत हेतु कि आपकी कोई आपदा आ गई तो उसके बाद हमको जो फंड इकट्ठा करा है उसका उपयोग करना है। फिर एक तरीके से आपका आता है शमन या फिर रोकथाम हेतु आपके फंड इकट्ठा करा जाता है। भाई आगे चल के इस तरीके के आपके आपदाएं हैं वो ना आए, इसके लिए हम रिसर्च डेवलपमेंट करें, अच्छे से आपका क्या करें रिसर्च करें और चीज़ों को और बेहतर करें ताकि वैसी आपदा फ्यूचर में ना आए। इसके लिए मिटिगेशन फंड या फिर समन रोकथाम फंड आपका इकट्ठा करा जाता है, इसको एनडीएमएफ और एसडीएमएफ के नाम से जाना जाता है, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, इसी नाम से याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और ये याद रखना है कुल आपदा प्रबंधन बजट का लगभग आपका 20% इन फोकस एरिया के लिए रखा गया है। आपदा प्रबंधन के लिए जितना बजट आपका दिया जाता है उसमें से 20% आपका रिसर्च वर्क के लिए या फिर समन कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ से ये चीज़ हो गई। फिर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 2021 से जो कि 26 के बीच में जो आपका प्रमुख वित्तीय तथ्य है ये याद रखना है कि कुल सिफारिशें आपकी दी गई थी 2,28,000 करोड़ की सिफारिशें आपकी दी गई थी, जिसमें से एसडीआरएमएफ के लिए स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड के लिए आपके 1,60,000 करोड़ रुपए दिए गए और एनडीआरएमएफ के लिए आपके कितने 68,000 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक आपको ये याद रखनी है, धारा याद रखनी है एनडीएमए की, अभी आगे बताऊंगा वो धारा आपको याद रखनी है, धारा 46(1)(b) धारा याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि स्वतः देश का आम नागरिक या फिर बाहर से कोई विदेशी अगर भारत के एनडीएमए कोष या फिर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड कोष में अगर रुपया योगदान देना चाहता है, चंदा देना चाहता है, तो वो दे सकता है इस धारा के तहत। कौन सी धारा? 46(1)(b) याद रखना है, 46(1)(b) इसके तहत योगदान वो दे सकता है। कैसे? भारत कोष पोर्टल जो आपका एक बना हुआ है भारत कोष पोर्टल, उस पर जाके योगदान दे सकता है, यूपीआई के थ्रू दे सकता है, आपके आरटीजीएस भी कर सकता है। तीनों तरीके की सुविधाएं उसको दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये वित्तीय आपकी व्यवस्था थी, मैकेनिज्म था। अब आपको आगे बताता हूँ कि 16वां वित्त आयोग जो आपका हाल ही में गठित हुआ था, उसकी जो रिपोर्ट आपकी आई है उसने वित्तीय प्रबंधन के लिए कौन कौन से आपके कितने कितने रुपए आपको दिए हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुल राशि जो राज्य स्तर पर उसने आवंटित करने की बात करी है वो आपकी 2,04,401 करोड़ रुपया, याद रखिएगा 2,04,401 करोड़ रुपया आपके एसडीआरएमएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड को देने की बात कही है। इसमें से आपके एसडीआरएफ को 80% रुपया जाएगा, मतलब कि 2,04,401 करोड़ में से एसडीआरएफ को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कोई आपके आपदा आ जाती है तो उसके लिए प्रतिक्रिया के लिए कोष आपका 80% दिया गया है, 1,63,521 करोड़। और 20% मैंने आपको बताया था मिटिगेशन फंड या फिर रोकथाम के लिए आगे के लिए आपके शोध कार्य करे जाते हैं, उन सब के लिए जो पैसे इकट्ठा करके रखे गए हैं वो 20% आपके वो 40,880 करोड़। तो इस तरीके से आपका डिवीजन है। तो कुल आपकी जो अनुशंसित राशि जो थी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को दोनों को मिलाकर आपकी दी गई थी आपदा प्रबंधन के लिए कही गई थी वो 2,83,000 करोड़ रुपया। ठीक है, 2,83,000 करोड़ में से 2,04,000 करोड़ रुपया अपने राज्यों को चले गए और आपके 79,000 रुपये जो है 79,406 करोड़ रुपए ये आपके एनडीआरएमएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड या फिर जो केंद्र सरकार का कोष होता है उसके लिए चले गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, इतना रुपया आपदा प्रबंधन के लिए दिया गया है और केंद्र का कुल हिस्सा इसमें 1,55,000 करोड़। ये नहीं याद रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना है और ये याद रखना है, ये याद रखना है और इसे परसेंटेज याद रखना है, परसेंटेज 80% 20%। तो होपफुली आपका ये हो गया होगा। ठीक है, 16वें वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको सही करके आएंगे।
अब हम लोग आ जाते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से। इसकी इंपॉर्टेंट जितनी भी आपकी धाराएं हैं ये आपको याद रखनी। एक आपका इसको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपदा प्रबंधन के लिए आपका अधिनियम लाया गया, ठीक है, आपकी संसद के द्वारा अधिनियम लाया गया। इससे पहले कोई एक कानून नहीं था जिसके थ्रू आपका कहूँ मैं आपको कि दंड के लिए या फिर आपका आपदा से निपटने के लिए कोई भी आपका कानून नहीं था। 2005 में संसद द्वारा लाया गया ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसको इसी नाम से जाना जाता है। तो इसमें विभिन्न जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैं लाया हूँ। खास याद रखिएगा, जो बताऊँगा आपको सिर्फ वही याद रखना है। सबसे पहले आपका सेक्शन 2D याद रखना है, ठीक है। सेक्शन 2D में आपके आपदा की परिभाषा दी गई है। आपदा की परिभाषा दी गई है किसी भी तरीके की आपदा आपकी, जैसे प्राकृतिक हो या फिर मानव जनित हो। इसकी परिभाषा किसमें दी गई है? सेक्शन 2D में। ये मैं आपकी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ये केंद्र वाले की बात है। राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के अभी आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 2D में आपका आपदा दे रखा है। उसके बाद 2E में डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए आपको, रोकथाम, न्यूनीकरण, क्षमता निर्माण और प्रतिक्रिया, ये चारों चीज़ें सेक्शन 2E में दे रखी है। आपदा प्रबंधन की बात आपकी किस में करी गई है? 2E में करी गई है। और आपदा से रिलेटेड बात 2D में करी गई है। दोनों आपदा आपके 2 में आती है। सेक्शन 2 में एक D, उसके बाद अगला E, इसमें आता है एक आपदा, अगला आपदा प्रबंधन। फिर संस्थागत ढांचा जो आपका है, ये इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं तीनों साथ में लेके आया हूँ। पहला याद रखना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका सेक्शन 3 में इसका जिक्र है। आपके सेक्शन 3 में इसका जिक्र है। इसके अध्यक्ष होंगे आपके प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय नीति बनाना, दिशा निर्देश देना, योजनाओं का निर्माण करना, राज्यों के कार्यों में समन्वय एवं मार्गदर्शन करना आपके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का काम है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और ये सेक्शन 3 में गिवन है। सेक्शन 14 में इसी हिसाब से आपके राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में दे रखा है। इसके अध्यक्ष होंगे आपके मुख्यमंत्री और इसका काम भी आपके बिल्कुल सेम ऊपर जैसे होगा राज्यों में। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 में मुख्यमंत्री, 3 में आपके प्रधानमंत्री। और सेक्शन 25 में आपके जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष होंगे आपके जिला मजिस्ट्रेट होंगे या फिर कलेक्टर कह सकते हैं आप। ये स्थानीय प्राधिकरण के लिए आपके एक तरीके से कहा जाए स्थानीय प्राधिकरण है आपका, जो जिला में आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन के लिए काम आपका करेगा। तो ये तीनों लेयर का है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपके किस तरीके से आपदा प्रबंधन के लिए काम करे जा रहे हैं। केंद्र का सेक्शन 3 में प्रधानमंत्री जी हैं NDMA, सेक्शन 14 में मुख्यमंत्री हैं आपके SDMA, सेक्शन 25 में आपके DDMA है जिसके कलेक्टर होते हैं अध्यक्ष। तो ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर पनिशमेंट की बात करी गई है। ये आप एक तरीके से जान लीजिए कि अधिनियम की अवहेलना करने के लिए कुछ दंड के प्रावधान करे गए हैं, जिसमें सेक्शन 51 में कहा गया है कि अधिनियम का अगर आप किसी तरीके से उसका उल्लंघन करते पाए गए हैं तो 1 वर्ष की कारावास हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है, ठीक। सेक्शन 52 में कहा गया है कि सरकारी आदेश अगर कोई है आपका, उसका अवमानना आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई डिजास्टर आया और सरकार ने कोई निर्देश दिए हैं, उसकी अवमानना करता कोई पाया गया तो 1 वर्ष तक की उसको जेल हो सकती है। जैसे कि आपका कोविड आया था तो उस समय सरकारी आदेशों का जो पालन नहीं कर रहा था उसको तो सरकार ने अच्छे तरीके से, याद होगा कोविड के दिनों में किस तरीके से धुलाई होती थी। तो ये इस तरीके से उस समय तो कारावास की प्रक्रिया नहीं करी गई थी, लेकिन ऐसा कारावास आपका हो सकता है। 51-52 ये दंड की बात करते हैं। 51, 52, 53, 54, चौथा आपकी चारों जो है आपके दंड के बारे में बात करते हैं। 50 से ऊपर के 4 याद कर लीजिए, दंड के बारे में बात करते हैं। 54 याद करना है कि राहत कार्य में बाधा डालता है अगर कोई, तो उसको 2 वर्ष की आपकी कैद हो सकती है और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ के, और ये इधर के 3 इंपॉर्टेंट और ये दोनों, ये हो गए इंपॉर्टेंट। अब आगे थोड़े बहुत और हैं, उसके बाद काम खत्म और नहीं पढ़ने। फिर अगर आपसे मैं वित्तीय प्रावधान पूछूं, देखिए अलग से टेबल बना रखा है वित्तीय प्रावधान। इसमें कौन कौन से दे रखे हैं आपके आपदा प्रबंधन में? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF
किस में दिया गया, कौन सेक्शन में, आपके सेक्शन 46 में। किस में, सेक्शन 46 में आपके क्या दिया गया है, एनडीआरएफ का जिक्र दिया गया है। और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, भाई फ्यूचर में आपके शोध कार्य के लिए या फिर किस तरीके से आपका आपदा को प्रबंधन करना ताकि आगे आपकी आपदा ना आए, इसके रिलेटेड एक कोष बनाया गया है, वो सेक्शन 47 में गिवन है। 46 के बाद 47, देखिए आसान, कितना आसान याद करना है। फिर 48 में क्या दिया गया है, राज्य एवं जिला स्तर पर शमन कोष, ठीक है। राज्य और जिला स्तर पर एसडीआरएफ और आपका एसडीएमएफ दोनों का जो जिक्र है ये आपका कहाँ दिया गया है, सेक्शन 48 में। बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पहले राज्य का हो गया, फिर एनडीएमएफ हो गया, पहले सॉरी राष्ट्रीय हो गया, फिर बाद में आपका एनडीएमएफ हो गया, फिर एसडीआरएफ और एसडीएमएफ 46, 47, 48, ठीक। फिर आप अपराध एवं दंड, इससे रिलेटेड मैंने आपको पीछे जो है वो बात बता ही दी थी, ये है इस तरीके से। तो बस इतना ही याद करना था, 2D 2E 3 14 25 3 14 25 3 14 25, ठीक है, ऐसे याद करिए, ठीक है। और तीनों का क्या है, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, 3 14 25 हो गया। 46, 47, 48 ये मनी से रिलेटेड या फिर वित्तीय प्रावधान के बारे में बात करते हैं। बस ये इतने थे, यही इंपॉर्टेंट थे, यही आपको याद करने हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से रिलेटेड। इसके इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट्स हैं, ये राज्य स्तर पर जो आपका आपदा से निपटने के लिए कानून बनाया गया है, ये भी 2005 में बनाया गया था। तो उससे रिलेटेड आपका उत्तर प्रदेश सरकार के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है याद रखना है। 2A में इसमें प्रभावित क्षेत्र आपका दे रखा है, प्रभावित क्षेत्र दे रखा है कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी क्षेत्र घोषित किया गया है कि यहाँ पर आपके आपदा आ सकती है, तो इसके आने की संभावना, ये प्रभावित क्षेत्र 2A के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, सेक्शन 2A। फिर 2C में आपका क्षमता निर्माण की बात करी गई, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी गई है कि हमको आपदा से निपटने के लिए एक तरीके से क्षमता क्रिएट करनी है। सामुदायिक समूह जो आपके होते हैं, इन सबका मिल के प्रशिक्षण करने, उनको आपको ट्रेन करना ताकि वो लोग आपके आपदा से लड़ सकें। तो ये 2C में दिया गया है। और जो आपका 2L है, ये समन की बात करता है, मिटिगेशन की बात करता है, फ्यूचर में ऐसे आपके ना आए आपदा, इससे रिलेटेड कौन कौन से आपके क्या करने हैं, आपको काम करने हैं। तो 2A 2C 2L ये इंपॉर्टेंट थे। फिर शक्ति संरचना, उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आपकी जो प्राधिकरण की जो आपकी स्थापना है, ये सेक्शन 6 के थ्रू हुई। किसके थ्रू, सेक्शन 6 के थ्रू, ये याद रखना, छठे सेक्शन के थ्रू। सेक्शन 7 में आपके कंपोजिशन दे रखा है कि जितने भी आपके संरचना दे रखी है कि ये जो आपका बनेगा UPSDMA, उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसमें कौन कौन से आपके मेंबर होंगे। चेयरपर्सन इसके होंगे आपके, वो होंगे मुख्यमंत्री, और जो अन्य जो मंत्रीगण और विशेष राजस्व मंत्री और विभिन्न जो आपके अफसर होंगे, ये कंपोजिशन किस में दे रखा है, सेक्शन 7 में दे रखा है। बहुत आसान है, 6 के बाद 7। फिर प्राधिकरण के आपके अधिकार और जो कार्य हैं, ये सेक्शन 11 में दे रखा है, किस प्राधिकार के कौन कौन से आपके कार्य होंगे। तो ये UPSDMA से रिलेटेड था। फिर DDMA या फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेक्शन 15 में दे रखी है, किसके, आपके उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के। केंद्र सरकार का जो आपका नियम था, उसमें आपके सेक्शन 25 में दे रखा था, यहाँ पर सेक्शन 15 दे रखा है, दोनों के आखिरी में 5 आता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। DDMA के अध्यक्ष होंगे 16 में दे रखा है, ये होंगे आपके जिलाधिकारी, और 17 में आपके अध्यक्ष के जो अधिकार होंगे ये इसमें गिवन है आपके, ठीक है। तो 15 मेन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और अध्यक्ष पूछे कौन है, तो जिला कलेक्टर आपके हैं। फिर इसके आपके अगर मैं पूछूं आपसे, अब आप ये पढ़ लीजिए, वित्तीय प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य आपदा प्रबंधन निधि आपकी कौन से में दे रखी है, सेक्शन 38 में। किसमें, सेक्शन 38 में राज्य आपदा प्रबंधन निधि दे रखी है, कितना पैसा इसमें इकट्ठा होगा, ठीक है। ये किस में दे रखा है, सेक्शन 38। सेक्शन 39 में दे रखा है कि विभिन्न विभागों द्वारा निधि का आवंटन, जितने विभाग हैं उनमें कितना कितना पैसा जाएगा, ये किस में दे रखा है, सेक्शन 39 में दे रखा है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपराध से रिलेटेड इसमें जो चीज़ें हैं, ये 48, 49 और 51 में दे रखा है। बस ये याद रखिए, 48, 49 और 51 में अपराध दे रखा है। केंद्र सरकार का जो आपका था वो 51-52 से शुरू होता था, 50 से ऊपर वाला, और यहाँ पर आपका है 48, 49, 51। वित्तीय रिलेटेड
3839, और ये इंपॉर्टेंट है आपका UPSDMA और जो इसका कॉन्सेप्ट था, और स्थानीय स्तर का कौन कौन सा था ये याद रखना है। स्थानीय में बताया दोनों में आखिरी में 5 है, वहाँ 25 है, यहाँ 15 है। तो होपफुली आपके ये दोनों हो गए। अब एक आप इसमें याद रखिए कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा आपकी योजना होती है, इसके तहत जो आपका एक तरीके से जब आपदा आती है तो कितना इंश्योरेंस होता है, उसके लिए कितना रुपया जमा करा जाता है, कितना % प्रीमियम जमा करता है किसानों को, और कितना राज्य या केंद्र सरकार आपका देती है, उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसान की सुरक्षा, फसल पर भरोसा। मान के चलिए आपकी कोई एक तरीके से आपदा आती है, उसके लिए मिटिगेशन के लिए आपका केंद्र सरकार आधा हिस्सा देती है, राज्य सरकार आधा हिस्सा देगी, और किसान का भी इसमें कुछ हिस्सा होता है। अब देखिए रबी क्रॉप जो आपकी होती है, जिसमें गेहूं, आपके चना या फिर सरसों, इस तरीके की फसलें आती हैं, इसमें किसान द्वारा उसकी फसल के लिए इंश्योरेंस कराने के लिए 1.5% का प्रीमियम देना पड़ता है। 1.5% बीमित राशि उसको देनी पड़ती है। ठीक है, ये 1.5% बीमित राशि किसको देनी है? किसान को देनी है। बाकी योगदान कौन करेगा? आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेंगी। खरीफ फसल के लिए 2% आपको योगदान करना पड़ता है। इसमें धान, मक्का, कपास और सोयाबीन आते हैं। और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फसलें हैं जो आपको याद रखनी है, जिसके लिए 5% तक का प्रीमियम किसान को देना पड़ता है, और बाकी आपके राज्य और केंद्र सरकार द्वारा करा जाता है, और आगे चल के किसान को आपदा के वक्त उससे रिलीफ मिलता है या फिर फंड मिलता है, आपका कोष के थ्रू पैसा मिलता है। जैसे कि आपकी बागवानी वाली फसलें हैं, सब्जियां हो गई, फूल फल हो गए, औषधिक फसलें हो गई, मसालों वाली फसलें हो गई, इसमें आपके 5% की बीमित राशि किसानों को देनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, इसमें आपको इतना प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं। आपदा मित्र योजना है आपकी, याद रखनी है। गांव के युवा आपदा के समय पहला सहारा बनते हैं, ये आपकी आपदा मित्र योजना है। सामुदायिक भागीदारी इसमें आपकी तय करी जाती है। याद रखना कि स्थानीय निवासियों को आपका क्या करना, उनको प्रशिक्षण देना, ताकि वो लोग आपदा के वक्त आपके काम आ सके। इसके लिए उनको किट, लाइफ जैकेट, सुरक्षा CCTV, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना आपदा के वक्त में, ताकि वो लोग आपके काम आ सके। ये आपदा मित्र योजना होती है। ठीक है, फिर आपका दूसरी है एक वज्रपात पूर्व चेतावनी प्रणाली आपकी है। इसके लिए दामिनी ऐप है। कौन सा आपका है? दामिनी ऐप है, जो बताता है कि कहाँ कहाँ पर आपके बिजली गिरने वाली है, वज्रपात होने वाला है। तो इसकी कहाँ पर से आपको मिल जाती है इन्फॉर्मेशन? दामिनी ऐप के थ्रू भी मिल सकती है, याद रखना है इसको। ठीक है, 30 से 40 मिनट पहले SMS के अलर्ट के थ्रू किसानों को ये बात पहुंचा दी जाती है। फिर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, इसमें क्या होता है? आपदा के समय किसानों के साथ सुरक्षा का वादा सरकार का है। कवरेज इसमें होते हैं वज्रपात, बाढ़, आग और अन्य रिलेटेड जितने भी आपके डिजास्टर आते हैं। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक आपदा से अगर मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसके परिवार को 5 लाख तक का आपको सहायता राशि प्रोवाइड करी जाती है सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपको योजना इसमें याद रखनी है, बाढ़ सुरक्षा एवं तटबंध योजना है। इसमें क्या है? रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, नदी की निगरानी आपकी होती है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, या फिर आपका एक तरीके से कटाव ना हो, इसके लिए आपका प्रबंधन करा जाता है। तो ये कुछ आपके प्रावधान होते हैं, इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। एक चीज़ में आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आपदा संदर्भ में रिलेटेड क्या है? आपदा में माता पिता खोने वाले जितने भी आपके बच्चे हैं कोविड के वक्त में, इसके लिए सरकार ने आपकी एक स्कीम लेके आई है, ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके, उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, उनके आगे चल के लड़कियां हैं उनकी शादी हो सके ढंग से। तो उसके लिए आपके मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसके रिलेटेड डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है स्कीम्स के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आपको एक याद रखनी है कि इसमें अब ये हो गया PM कुसुम योजना, ये भी बहुत ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट है। आपदा, ये ऊर्जा से संबद्ध किसान को एक तरीके से किसानों को क्या किया गया है कि सोलर पैनल प्रोवाइड करे गए हैं, ताकि वो लोग क्या करते हैं, सस्ते दर पे अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपदा आ रही है, एक तरीके से ये भी आपकी नेचुरल कैलेमिटी ही है कह सकते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन में पानी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, गर्मी की वजह से। और मैड में डिजास्टर है कि आपका लड़ाइयाँ देश लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है।
तो उसके लिए पीएम कुसुम योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी, पूछ सकते हैं इसके बारे में। इससे ऑफ ग्रिड बिजली आपको दी जाती है। ऑफ ग्रिड की बिजली का मतलब कि एक तरीके से इसमें बिजली का कनेक्शन या फिर बिजली खंभों के द्वारा कनेक्शन नहीं होता है, प्योरली सोलर पैनल से आपका बिजली जनरेट करी जाती है और वहीं से आपका ट्यूबवेल के थ्रू पानी निकलता है और खेतों की सिंचाई करी जाती है। ये कृषि के लिए आपका है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब दो चीज़ें आपको इसमें और याद रखनी है कि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया है कि कौन कौन सी बारिश कितनी कितनी कौन सी कैटेगरी में आती है। एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल आपकी तब होती है, एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल आपकी तब होती है जब 244.5 mm से ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो उसको एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल में रखा जाता है। और वेरी हैवी को 124 से 244 के बीच में, हैवी को 64 से 124 और रादर हैवी को 35 से 64 के बीच में। ये आपका मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल याद रखेंगे, बाकी उससे कम होगा तो आप लोग टिक करके आ सकते हैं। एक चीज़ और बतानी है, बस उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं कि आपका जो एक तरीके से बाढ़ आती है तो बाढ़ को कौन कौन सी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, कितना पानी आने के बाद कौन सी कैटेगरी में इसको रखा जाता है, इसके लिए भी आपके क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसने बताया है कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो आपका होता है इसके डेटा के थ्रू हम विभिन्न में जितना नदियों में पानी आता है उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे कि हाँ ये कितने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अब आना चाहिए। तो कैटेगरी 4 में आपके लो फ्लड वाले क्षेत्र आते हैं जहाँ पर आपका वाटर लेवल, वार्निंग लेवल और डेंजर लेवल से कम होता है। ठीक है, कैटेगरी 3 में आपके मॉडरेट फ्लड या फिर हल्का फुल्का आपके बाढ़ आने वाली है। कैटेगरी 2 में आपके हाई फ्लड, कैटेगरी 1 में अनप्रेसिडेंटेड या फिर बहुत ज़्यादा आपकी बाढ़। इसमें क्या होता है, वाटर लेवल आपके हाईएस्ट फ्लड लेवल जो आपका होता है उसको टच कर जाता है। तो ये 4 कैटेगरी भी बनाई गई हैं फ्लड से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपका आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम थे, किस किस तरीके से होता है, वैश्विक लेवल पे क्या स्तर है, राज्य पे क्या करा जाता है, केंद्र में क्या करा जाता है, पैसे कैसे आवंटित होते हैं, कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पहल है, सब के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हमने इस वीडियो में आपके कंप्लीट कर लिया है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट में ही नहीं, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन अब डिज़ाइन हो रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें भी। तो इस तरीके से हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब आपको कुछ भी पढ़ने के से ज़्यादा इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों इसी चैनल पे मैंने ऐसे ही आपके हर टॉपिक की बेहतरीन वीडियो आपकी बना रखी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और पूरी तरीके से वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत काम आपके लिए आने वाली है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी आपका भला हो सके। तो इस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट हमने पूरी तरीके से आपका कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।